हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड इवनिंग। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक हिंदी का शब्द भेद, ठीक है ना। इससे पहली क्लास में आप लोगों ने वर्ण और वर्ण में विभिन्न प्रकार के स्वर और व्यंजनों को आप लोग पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ वहाँ जाकर वो क्लास देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवा दी गई है, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को देखें आप, है ना, ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। क्योंकि हम बेसिक से यानी कि जीरो लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपको बिल्कुल जीरो यानी कि आ फॉर आ से लेकर हीरो बनाएंगे ज्ञा फॉर ज्ञानी तक, ठीक है ना। तो चलिए, वर्ण के बाद अपना जो शब्द बनेगा वो रहेगा वर्ण से शब्द की ओर चलेंगे। तो टॉपिक का नाम है हमारा शब्द भेद। क्या नाम है? शब्द भेद। शब्द भेद या काइंड ऑफ वर्ड कह सकते हैं इसको आप लोग, काइंड ऑफ वर्ड या क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। क्या कह सकते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, ठीक है। तो हिंदी में शब्द भेद को चार अलग अलग भागों में बांटा गया है। यानी कि शब्द को बांटने के चार आधार बताए गए हैं। कितने? चार आधार है इसके। यानी कि हमने शब्द का जो भंडार है, बहुत सारे शब्द हैं हिंदी में, और उन तमाम शब्दों को हमने चार अलग अलग भागों में बांट लिया है। अब ये चार भाग कौन कौन से हैं और फिर उनमें कौन कौन से शब्दों को रखा गया है, किस किस तरह से रखा गया है, ये सारी चर्चा आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, शब्द भेद को चार अलग अलग भागों में बांटा हम लोगों ने। नंबर 1, 2, 3 और ये 4 में देखेंगे अपन, ठीक है। नंबर 1, स्रोत, उत्पत्ति, उद्गम या इतिहास के आधार पर शब्द या इतिहास के आधार पर शब्द। उत्पत्ति, उद्गम, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द, पहला टाइप। दूसरा देखेंगे तो देखेंगे अपन रचना या संरचना या फिर बनावट के आधार पर शब्द, ठीक है। उसके बाद अगला है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द, ठीक है ना। उसके बाद रूप या फिर व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द। रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द। तो रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द। ये चार अलग अलग भागों में हम लोगों ने बंटवारा इसका कर लिया। अब फिर इनके अंदर कौन कौन से शब्दों को रखा गया है उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्रोत, उत्पत्ति या उद्गम, इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं सर? सबसे पहला होता है तत्सम। कौन सा होता है? तत्सम। दूसरा होता है हमारा तद्भव, और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है देशज, और चौथा जो शब्द है हमारा विदेशज, ओके। और 5वां जो है शंकर। ये 5 तरह के शब्द हैं। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर या फिर उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। इसके बाद रचना या संरचना या फिर बनावट के आधार पर अगर हम देखें, स्ट्रक्चरली देखें, तो 3 तरह के शब्द होते हैं। 3 तरह के कौन कौन से होते हैं? रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। यह है रचना के आधार पर।
फिर बात करेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द, देखिए भैया, एक होते हैं समानार्थी, दूसरे होते हैं अनेकार्थी, तीसरा होता है विलोमार्थी, और समानार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थी। उसके बाद विलोम के बाद अपन देखते हैं सम भिन्नार्थक, सम भिन्नार्थक शब्द। अब सम भिन्नार्थक के अलावा समानार्थी यानी कि समान अर्थ देने वाले, ठीक है, और अनेकार्थी अर्थात जिनके अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है, विलोम यानी कि उल्टा, ठीक है। और इसी के साथ साथ आगे आप लोग देखेंगे एक टाइप और है इसका, वो है एकार्थी, ठीक है। तो समानार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थी, समभिन्नार्थक और एकार्थ शब्द। अनेकार्थी अनेक शब्द देने, अनेक अर्थ प्रदान करने वाले, ठीक, साथ ही साथ विलोम अर्थ देने वाले, उल्टा अर्थ देने वाले, समभिन्नार्थक भिन्न अर्थ देने वाले, दिखने में समान होते हैं, जिसको हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, समश्रुति, ठीक है। उसके बाद एकार्थी, ओके। व्याकरणिक दृष्टिकोण से अगर देखें या रूप या प्रयोग के आधार पर देखें हम लोग, तो दो तरह के शब्द हैं, विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया शब्द भेद। अब इसके साथ साथ आप लोग देखेंगे कि इनकी सबकी अलग अलग व्याख्या क्या है, ठीक, यानी कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है, संकर क्या है। आज हम लोग इस पार्ट में सबसे मेन चीज इस पहले पार्ट पर फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको हम रूढ़ यौगिक, योग रूढ़ दिखाएंगे, उसके बाद रूप या प्रयोग के आधार पर दिखाएंगे, और लास्ट में अर्थ के आधार पर भी देखने का हम प्रयास करेंगे। इनकी एक पूरी सीरीज लेकर आने का प्रयास करेंगे कि अनेकार्थी कौन कौन से होते हैं। तो अधिकांश अनेकार्थी को, अधिकांश विलोमार्थी को हम डायरेक्ट आपको यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है ना। तो यानी कि एक तरह से आपका जो ओके रहेगा हिंदी का, वो भी इस वाले सेशन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, काफ़ी हद तक, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है भाई हमारा? सबसे पहला है हमारा सर तत्सम शब्द। कौन सा? तत्सम। तो तत्सम होते क्या हैं? ठीक है, देखते हैं तत्सम क्या है। तो देखो भाई, तत्सम शब्द जैसे हमने पढ़ा है इसको कि उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। तो देखो आप लोग, तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। ठीक, अब इसमें जो तत् है इसका मतलब क्या? तत् का मतलब उसके, और सम का मतलब समान, अर्थात किसके समान? अर्थात संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। ओके, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। यानी कि ऐसे शब्द, अब हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं तत्सम शब्द की, कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं और हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जा रहा है, जिनका, है ना, हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जा रहा है बिना किसी बदलाव के। ठीक है, जैसे कि हम बात करें उदाहरण के लिए, कि उदाहरण के लिए अग्नि, है ना, उसके बाद माता, पिता, ठीक है, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? ऐसे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। ठीक है ना। तत्सम तद्भव में और भी बहुत सारे शब्द आप देख सकते हैं, कि जैसे कि प्रकाश होता है, सूर्य होता है, ये तत्सम शब्द ही है।
प्रकाश, सूर्य और भी लिखना चाहे तो बहुत सारे वर्ड हैं। इनकी एक पूरी सीरीज आपको दिखाएंगे हम, तत्सम तद्भव, और कैसे इनको पहचानते हैं उसका भी एक तरीका बताना चाहेंगे हम आपको, है ना। प्रकाश और सूर्य, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब तत्सम शब्द है। कैसे है, तत्सम है, यानी कि ये सब कहीं ना कहीं संस्कृत के शब्द है और हिंदी में भी इस्तेमाल ज्यों के त्यों किए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, तत्सम कहते हैं। हमारा जो वायु शब्द है, वायु भी क्या है, वायु भी तत्सम है। ठीक है, इस प्रकार से अग्नि, माता पिता, प्रकाश, सूर्य, वायु आदि तत्सम शब्द है। ओके, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग तद्भव शब्द, ठीक है ना। हालांकि तत्सम तद्भव बहुत विशाल इनकी ओके है एक तरह से, और इनको अपन धीरे धीरे एक एक अलग अलग सेशन में देखेंगे, लेकिन अभी हम ओवरऑल देख रहे हैं कि भाई तत्सम तद्भव कैसे पहचानेंगे वो चीज़, और किन्हें तत्सम कहते हैं, किसे तद्भव कहते हैं, है ना, किसे संकर कहते हैं, उनके बारे में क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग तद्भव की। ठीक है, तद्भव मतलब देखो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है तद्भव, तो यहां बनाएंगे तत् प्लस भव, है ना, तत् प्लस भव। अब यहां इसका मतलब हो जाएगा तत् का उससे, और भव का मतलब हो जाएगा उत्पन्न, उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न, संस्कृत से, संस्कृत से उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। परिभाषा बना लीजिए अब जरा सिंपल सी, कि भाई ऐसे शब्द जो संस्कृत के तो थे लेकिन विकृत होकर, विकृत मतलब परिवर्तित होकर, ज्यों का त्यों नहीं, परिवर्तित होकर उत्पन्न संस्कृत से ही हुए हैं, लेकिन समय और काल के अनुसार क्या होता गया, इनमें इनमें परिवर्तन होता गया, विकृत होते गए ये, है ना, अपना रूप परिवर्तन करते गए, और उस परिवर्तित रूप से हिंदी में प्रवेश कर गए। ठीक है ना, तो क्या कहलाए, तद्भव कहलाए। क्या कहलाए, तद्भव कहलाए। ठीक है ना, जैसे उदाहरण के लिए उज्ज्वल, कर्पूर, हस्त, ठीक है ना, अग्नि, तो ये संस्कृत के थे। ठीक है ना, और मतलब संस्कृत में इस तरह से थे, फिर ये संस्कृत से ही परिवर्तित होकर तद्भव में कैसे कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ पे देखते हैं अपन तद्भव में इनको। उज्ज्वल का हो गया उजला, हो गया विकृत। ओके, कर्पूर का कपूर, हस्त का हाथ, और अग्नि का आग। ठीक है, इस प्रकार से चेंजेस आता गया इनमें। ठीक है ना, और देखना चाहें आप लोग तो संध्या, संध्या का क्या हो गया, संध्या का सांझ हो गया। क्या हो गया, सांझ, ये ठीक है, संध्या का सांझ। तो इस प्रकार से ऐसे शब्द जो उत्पन्न तो संस्कृत से ही हुए हैं, लेकिन परिवर्तन आ गया इनके अंदर, क्या आ गया, विकृत हो गए, परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। उदाहरण है आपके सामने, उज्ज्वल का उजला हो गया, कर्पूर का कपूर, हस्त का हाथ, और अग्नि का आग, और संध्या का सांझ। ओके, तो ये हो गया आपका तत्सम और तद्भव। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि तत्सम और तद्भव को पहचानेंगे कैसे, तो चलो मैं पहचान बताता हूँ आपको कि कैसे पहचानते हैं तत्सम और तद्भव को। इसी लेक्चर में बता देते हैं आपको ये पहचान। ठीक है, इन वर्डों से जो आपने लिखा है यहाँ से भी कुछ हद तक आपको पहचान मिल रही होगी, है ना। अब तत्सम और तद्भव में से किसी एक को ही पहचान ले अपन, तो पहचानने के लिए ये आता है कि इनमें से कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो देखो भैया कुछ टॉपिक बता रहा हूँ आपको जो पहचानने में काम करेंगे, ये टिप्स आपके लिए, है ना। सबसे पहला टिप्स है कि ज़्यादातर हमने देखा है कि भाई जो छा, छत्रपति वाला जो आता है, इस छा का जो प्रयोग होता है, छा का प्रयोग ज़्यादातर
तत्सम में होता है। किस में होता है? तत्सम शब्दों में होता है। ठीक है ना। छा का प्रयोग कहाँ पे होता है? ज़्यादातर तत्सम शब्दों में होता है। जैसे कि क्षत्रिय, नक्षत्र, है ना, चाहे आप छत्रपति कर लें, नक्षत्र कर लें, ठीक है। तो ये छा आ रहा है कि नहीं आ रहा? छा आ रहा है इस प्रकार से। और जो आपका छाते वाला छा होता है, कौन सा? छाते वाला छा, वो कहाँ पे? वो ज़्यादातर देसी शब्दों में आता है। कहाँ पे आता है? देसी शब्दों में आता है। कौन? छा छाते वाला, यानी कि ये वाला, वो देसी में आता है। ठीक है। तो शिक्षिका है, लक्ष्य है, अक्षय है, साक्षी है, ये सारे शब्द आप देख सकते हैं, है ना। इसके शिक्षिका, साक्षी, अक्षय, अपेक्षा, उपेक्षा, क्षत्रिय, नक्षत्र, शिक्षिका, साक्षी, अक्षय, अपेक्षा, उपेक्षा। आ रहा है? छा 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 छा, यानी कि ये पहचानने का तरीका है कि ये छा ज़्यादातर कहाँ पे आता है? अधिकांश केसों में छा जो है तत्सम शब्दों में आता है, जबकि छाते वाला छा जो आता है हमारा चा छा वाला छा, ठीक है, तो वो देशज में आता है। कहाँ पे आता है? देशज में आता है। ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग। पहला तरीका तो ये हो गया, पहला टिप्स हो गया क्लियर ये। इसके बाद दूसरा, जो आपका ऋषि होता है, री की जो मात्रा होती है इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। ये भी कहाँ पे आता है? यानी कि हम कह सकते हैं ऋषि का जो प्रयोग होता है जनरली तौर पे वो कहाँ पे होता है? वो तत्सम में होता है। ऋषि जैसे मातृआज्ञा, मातृआज्ञा, पितृआज्ञा, है ना, ये क्या है? ये तत्सम शब्द है। ठीक है। ये ऋषि, मातृआज्ञा, पितृआज्ञा, है ना, स्वयं ऋषि शब्द, ठीक है ना। तो ऋषि शब्द का प्रयोग कहाँ पे होता है? तत्सम में होता है। ठीक है। इसके बाद अगला टिप्स देखें अपन। ये दूसरा टिप्स हो गया आपका ऋषि वाला। तीसरा, त्रिशूल, यानी कि त्रा। ये जो त्रा शब्द है इसका प्रयोग भी जनरली कहाँ पे होता है? ज़्यादातर त्रा का प्रयोग ये भी तत्सम में होता है ना। त्रा का प्रयोग अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ पे होगा भाई? ये आपका तत्सम में होगा। जैसे कि स्वयं अपने आप में एक शब्द है त्रिशूल। क्या है? त्रिशूल है ना। उसके बाद मात्रा, ये शब्द आ गया त्रा, ये आ गया त्रा, है ना। तो ये कैसा शब्द है? ये शब्द है तत्सम शब्द। तो त्रा का जनरली प्रयोग अगर दिखे आपको तो वो कहाँ लगाएंगे आप लोग? वहाँ जाएंगे आप तत्सम पर। ठीक है। उसके बाद यदि अर्धवर्ण रा, अर्धवर्ण रा या स्वर रहित रा अगर आता है तो वो भी तत्सम होता है। ठीक है ना। जैसे कि अर्ध वर्ण रा, ये या स्वर रहित रा, ये भी कहाँ पे आएगा? ये भी आपका तत्सम में गिना जाएगा। उदाहरण के लिए बात करें अपन, जैसे कि कर्पूर, ये है ना। उसके बाद क्षुद्र, ठीक है ना, ये रा क्षुद्र, है ना। तो ये स्वर रहित है, आधा है, यहाँ पे भी आधा है, क्षुद्र द्र रा। तो ये शब्द कैसा है? इसमें डबल पहचान आपको में छा भी आ गया, दा भी और रा भी, इस प्रकार के। यानी कि जनरली जो कटे पिटे शब्द जो होते हैं वो भी कहाँ पे देखने को मिलते हैं हम लोगों को? वो भी तत्सम में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ मैं, पेन चेंज कर देता हूँ।
देखिए और उदाहरण देखना है यहाँ पे तो देख सकते हैं आप लोग, द्विपहरी, ये तो खराब है, चलो है ना, तो इसका क्या बन जाएगा, दोपहरी, है ना। प्रहरी तो पहरुआ, प्रहरी का पहरुआ, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है रा, तो ये पहरुआ बन गया इसका, द्विपहरी। तो अर्धवर्ण वाले जहाँ आते हैं, है ना, वहाँ पर क्या लेके चलेंगे अपन, वहाँ पर तत्सम मान के चलेंगे उसको, ठीक है। ओके, ये अर्धवर्ण यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कर्पूर, कपूर, क्षुद्र, ठीक है। अब इसके बाद में और क्या होता है, अगला टिप्स देखते हैं। तो जो सलजम वाला शा होता है वो तत्सम में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और वहीं अगर हम तद्भव की बात करें इसकी, तो तद्भव में यही सा सरोते वाला चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे शुंड, सुंड, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सूंड हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया क्लियर, सुंड, सूंड। उसके बाद में अगर देखें आप लोग तद्भव वाले में, तो शुक, षट, शुक और शत। तो सुक का जो हो जाता है वो सुआ हो जाता है, क्या हो जाता है, शुआ। और सत का क्या हो जाता है, सत का हो जाता है शो। यानी कि ये वाला जो शब्द है इसमें चेंज हो जाता है तद्भव में, और ये क्या हो जाता है, ये तत्सम होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम जानकारी ले सकते हैं। साख है, ससुर है, जैसे कि ये साख शब्द है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साग में, और ये ससुर उदाहरण के लिए, तो ये ससुर हो जाएगा क्या, ससुर। ये सा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सलजम वाला सरोते में कन्वर्ट हो जाता है, शा सा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हो गया क्लियर। इसके बाद ऋषि का प्रयोग मैंने बता दिया। ऋषि का प्रयोग कहाँ पे प्रयोग होता है, जनरली तौर पर ऋषि का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। जैसे श्रृंगाल, श्रृंगाल मतलब सियार हो जाता है, ठीक है ना। घृत, भ्रातृभार्या आदि शब्दों से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए ऋषि का प्रयोग कहाँ पे होता है, तत्सम शब्दों में होता है भाई। घृत, भ्रातृभार्या, ठीक है। तो घृत का मतलब घी, और इधर भाभी, ठीक है। और अगर देखें उदाहरण अपन, तो आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे अमृत, अमी, अमृत और अमी, सॉरी अमृत का क्या बनेगा, अमी बनेगा। ये ऋषि की मात्रा लगी हुई है यहाँ पर इस प्रकार से, अमृत, ठीक है ना। और उदाहरण देखें तो श्रृंगाल, ठीक है, अग्नि, ये श्रृंगाल का ये सियार बनेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से जो ऋषि शब्द आ रहा है आपका ये, ठीक है ना, ये कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ये तत्सम में प्रयोग किया जाता है, ये पहचान है, ठीक है। और बात करें तो जिन शब्दों में खासकर विसर्ग होता है, क्या होता है, विसर्ग, तो उनका जो का त्यों ही प्रयोग किया जाता है, सिर्फ विसर्ग हटा दिया जाता है। तो विसर्ग वाले भी क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे ज्येष्ठ, क्या होता है, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, तो इसका क्या बन जाएगा, विसर्ग वाले का ये विसर्ग हट के ऐसा कैसा ही, ज्येष्ठ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वा का बा में परिवर्तन हो जाता है, किसमें, वा का बा में परिवर्तन, यानी कि जो तत्सम होते हैं, तत्सम में वा होता है और तद्भव में जाके वो बा बन जाता है। जैसे कि वर यात्रा, तो इधर हो जाएगा ये बारात, इधर वणिक, तो इधर हो जाएगा बनिया, ठीक है। तो वा का किस में कन्वर्टेशन हो रहा है, वा का बा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और देखना चाहें अपन तो वचन, वृद्ध और व्याघ्र, वचन,
वृद्ध और व्याघ्र। वचन का वा का बा में परिवर्तन, वचन वृद्ध का बूढ़ा, ठीक है ना, व्याघ्र का बाघ। इस प्रकार से वा जो है वो बा में बदल जाता है तत्सम से तद्भव होते टाइम पे, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग पहचान कर सकते हैं किस प्रकार से तद्भव और तत्सम पहचान सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है तत्सम तद्भव की, आसानी से पहचान में नहीं आते हैं, लेकिन इन टिप्सों का प्रयोग करके आप लोग आसानी से उसे पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारी पहचान वाला मामला। इसके बाद उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं कि तत्सम तद्भव के बाद हमने देखा था देशज, विदेशज और संकर शब्द। देशज, विदेशज और संकर शब्द। देखो भाई, अब देशज का मतलब क्या होता है, तो नाम से ही क्लियर है। इसको अलग करेंगे अपन तो इसका मतलब निकलेगा देश प्लस जा, दो भागों में बांटेंगे इसको, देश प्लस जा। अर्थात देश का मतलब देश में, जा फॉर जन्मा, ऐसे शब्द जो देश में जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो देश में ही जन्मे है ना, तो क्या कहलाएंगे वो देशज कहलाएंगे। यानी कि इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, कहीं ना कहीं हमारे ही देश के अलग अलग किसी प्रांत विशेष, किसी क्षेत्र विशेष में इनका उद्भव हुआ है ना। लेकिन ये श्योरिटी के रूप में नहीं कह सकते हैं अपन कि भाई इस जगह से इसकी उत्पत्ति हुई है, हाँ, लेकिन हुई हमारे ही देश में है, ठीक है ना। तो जैसे कि ठेला, हाथ ठेला होता है ना, ठेला, उदाहरण के तौर पर ठेला, ठीक है। उसके बाद में पेट, पगड़ी, ठीक है ना, लोठा या लोठा, ठीक है ना। तो ये शब्द क्या है, ठेला है, पेट है, पगड़ी है, लोठा है, ये देशज है। कैसे है, देशज है। जनरली तौर पर हम लोग इनका इस्तेमाल खूब करते हैं हिंदी के रूप में, हिंदी में ही करते हैं लगभग इनका प्रयोग, ठीक है। और उदाहरण की बात करें अगर हम इसके, तो देशज में आप देख सकते हैं टांग, ठेठ, गड़बड़, टांग, ठेठ, गड़बड़, ये सब इसी के उदाहरण है, देसी है ये। टांग, ठेठ, गड़बड़, ठेला, लोटा, है ना। और एक बड़ा अजीब सा शब्द आता है, वो भी आपके मतलब जो है देशज शब्द ही है, जैसे कि लेदू नाम, टट्टी, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो भी देशज है, ठीक है। ये भी देशज शब्द है भाई, ठीक है, देश में ही जन्म लिया है इसने, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक। देशज के बाद विदेशज, कौन सा, विदेशज। विदेशज अर्थात विदेश में जन्मा हुआ, विदेश प्लस जा, यानी कि विदेश में जन्मा हुआ, विदेश में जन्मा हुआ, यानी कि ऐसे शब्द जो जन्म तो जिनका विदेश में हुआ है, लेकिन इन शब्दों को हमने हिंदी में प्रयोग करना चालू कर दिया है। कई शब्दों को ज्यों का त्यों कर दिया है और कुछ शब्दों को थोड़ा सा रूप परिवर्तित करके इस्तेमाल करना हमने चालू कर दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, ऐसे शब्द देशज कहलाएंगे, सॉरी विदेशज कहलाएंगे, विदेशज, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें कि कंपनी, क्रिकेट, ठीक है, कैसे शब्द है कंपनी, क्रिकेट, ये विदेशज शब्द है, ठीक है। और लेकिन हम लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे को आज भी पता नहीं होगा क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, नहीं पता है, ठीक है। कंपनी के बारे में ज़्यादातर, कंपनी के बारे में हम बात करते हैं तो कंपनी शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसका हिंदी शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना। और उदाहरण की बात करें अगर इसकी अपन, तो देखिए क्या होता है और विदेशज में, जैसे कि ऑर्डर, कैंप आदि, ऑर्डर, कैंप आदि, ऑर्डर, कैंप आदि। तो ये सारे ऑर्डर, कभी आदेश बोलते हैं क्या,
जनरली ऑर्डर ही दिया जाता है, होटल में जाते हो ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है ना, कैंप लगाया जाता है, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा परिवर्तित करके हमने इस्तेमाल करना चालू कर दिया, जैसे कि ऑफिसर। तो ऑफिसर को हम लोग क्या बोल देते हैं, अफसर, है ना, ऑफिसर को अफसर, ये परिवर्तित हो गया। कैप्टन, कैप्टन को बोला हमने कप्तान। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो ज्यों के त्यों प्रयोग कर रहे हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत परिवर्तन के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे लैंटर्न, लैंटर्न, तो इसको बोलते हैं लालटेन। क्या बोलते हैं, लालटेन, ठीक है। ये प्रयोग थोड़ा सा परिवर्तित कर लिया हमने, ठीक है। तो ये कौन से शब्द हो गए, ये विदेशज हो गए, जो विदेश में जन्मे हुए हैं। कहाँ जन्मे हुए हैं, विदेश में जन्मे हुए हैं, ठीक है। और उदाहरण की बात करें एक आध की, तो हॉस्पिटल, क्या है, हॉस्पिटल। भाई हॉस्पिटल को हम लोग क्या बोलते हैं जनरली तौर पर, अस्पताल। क्या हो गया ये, अस्पताल, ठीक है ना। ये थोड़ा बहुत परिवर्तन के बाद हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो देशज हो गया, विदेशज हो गया, और अब बात करेंगे हम संकर की। किसकी, संकर शब्दों की, जो उत्पत्ति के आधार पर लास्ट है। देखो भाई, संकर शब्द, संकर शब्द वे शब्द हैं जो दो अलग अलग स्रोतों से आए हुए हैं, दो अलग अलग भाषाओं से आए हुए हैं, या दो अलग अलग जिनके स्रोत हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, संकर। यानी कि एक तरह का इनको हम मिश्रित शब्द कह सकते हैं, है ना, मिश्रण कर दिया गया है, ठीक है। तो संकर शब्द यानी कि दो अलग अलग स्रोतों से आए हुए शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे कि छायादार, उदाहरण के लिए छायादार, पानदान, ठीक है, सीलबंद, उसके बाद रेलगाड़ी, ये, ठीक है ना, छायादार, पानदान, सीलबंद और रेलगाड़ी। तो देखो भाई, छायादार की अगर हम बात करें तो छाया शब्द जो है ये तो है संस्कृत का शब्द। किसका है, संस्कृत का, छाया। और जो दार शब्द है ये वाला, यह है फारसी का, ठीक है ना। दार शब्द किसका है, फारसी का है। इसी प्रकार से पान और दान, तो पान जो है ये पान तो है हिंदी का, और दान जो है वापस फारसी का, ठीक है ना, ये फिर फारसी, ठीक है। सीलबंद, सील अंग्रेजी शब्द है, कौन सा है, ये सील जो है ये अंग्रेजी है, और बंद किसका शब्द है, बंद, बंद कर देना, तो बंद याद रखिए हमारा ये हिंदी का शब्द है। किसका है, हिंदी का है, ठीक है। उसी प्रकार से रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, तो रेल अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, और गाड़ी हिंदी शब्द है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये कैसे शब्द है, संकर शब्द है, ठीक है। गाड़ी हिंदी। अच्छा, एक चीज और, ये जो बंद है ये वास्तव में ये फारसी है, सॉरी, बंद फारसी है। तो इस प्रकार से दो अलग अलग स्रोतों से यदि आए हैं, दो अलग अलग स्रोतों से अगर आए हैं तो क्या कहलाएंगे, वो संकर कहलाएंगे, ठीक है। हो गया क्लियर। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा सिर्फ इतना सा पढ़ा है कि कौन से शब्द देशज होते हैं, कौन से विदेशज होते हैं, और कौन से संकर होते हैं, कौन से तत्सम होते हैं, कौन से तद्भव होते हैं। यानी कि शब्द भेद में पहला टाइप जो था, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या पहचान होती है, उसके बारे में आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट सेशन में हम लेकर आएंगे क्या, रचना के आधार पर शब्द, ठीक है। तो बाय, सी यू, शब्बा खैर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और ऐसे ही आपका प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।